पिछले वीडियो में हम लोग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र व संविधान का ऐतिहासिक विकास, मतलब लोकतंत्र का किस तरीके से विकास हुआ और संविधानवाद का किस तरीके से विकास हुआ क्रमबद्ध तरीके से, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र केवल आधुनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वैदिक कालीन भारत में भी देखने को मिलता है। जैसे कि इसके उदाहरण है सभा और समिति। सभा और समिति भी लोकतंत्र के उदाहरण हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी की कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। ऐसी पहली घटना घटी इंग्लैंड में, जिसे गौरवमयी क्रांति बोलते हैं। इसे रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि इस क्रांति में कोई खून खराबा नहीं हुआ था, आराम से हो गया। जैसे कि वहाँ का जो राजा था वो डर करके अपनी सीट ही छोड़ दिया था, तो राजा की बेटी को, जिसका नाम मैरी था, उसको लोग रानी बना दिए। इसके पहले इंग्लैंड में राजतंत्र था। क्रांति के बाद वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली शुरू हुई। संवैधानिक राजतंत्र, ये आप ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से इंग्लैंड गणतांत्रिक देश नहीं है, यह एक संवैधानिक राजतंत्र है। यानी कि संविधान सम्मत व्यवस्था तो है, लेकिन राजा भी एक तरह से राजाध्यक्ष की भूमिका निभाता है। जैसे कि भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है। हालांकि राष्ट्रपति वहाँ के राजा के समान ही कुछ कुछ शक्तियाँ रखता है, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन निर्वाचन होता तो है, लेकिन वहाँ के राजा का निर्वाचन नहीं होता है, वंशानुगत रूप से वो होते हैं। तो ब्रिटेन में जो प्रणाली है उसे संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली कहते हैं। लोकतंत्र और संविधानवाद के विकास में दूसरी घटना जो घटी वो उस समय घटी 1776 में, अमेरिकी क्रांति। मतलब अमेरिकी क्रांति जो हुई थी वो 1776 में हुई थी। इसके पहले वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब गुलाम, जैसे कि भारत भी उपनिवेश था। अमेरिकी संविधान 1787 में लागू हुआ, जो अपने प्रकार का पहला लिखित संविधान था। उसके बाद तीसरी घटना जो घटी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, रूसो के नेतृत्व में। रूसो एक विचारक थे, उनके नेतृत्व में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं। तो इन तीनों क्रांतियों ने लोकतंत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। इन तीनों बड़ी क्रांतियों के बाद धीरे धीरे विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र, उपनिवेशवाद, अधिनायक तंत्र, धर्मतंत्र और साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन होने लगे, जो जनता ने लोकतंत्र और संविधान की मांग को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया। इन तीनों आंदोलनों में जनता ने अपने लिए लोकतंत्र और संविधानवाद के लिए मांग रखा। वर्तमान समय में संविधानवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियां, मतलब आजकल के समय में भी ऐसी कई सारी बातें हो जाती हैं जो कि लोकतंत्र और संविधानवाद को चुनौती प्रस्तुत करती हैं। ऐसी चुनौतियां हैं। पहला, सैनिक शासन। इस वर्ड को आप लोग कई बार सुने होंगे, जैसे कि पाकिस्तान या फिर म्यांमार में आए दिन तख्ता पलट होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल और भी है, अफ्रीका के कई देशों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मतलब लोकतंत्र तो है, लेकिन सेना तख्ता पलट करके सैनिक शासन चलाने लगती है। तो ये सैनिक शासन है जो ना, वो वर्तमान समय में लोकतंत्र और संविधानवाद के लिए चुनौती का काम करती है। दूसरा है व्यक्ति पूजा। व्यक्ति पूजा जैसे कि जनभावना के कारण होता है। लोग विवेक से अपना काम नहीं लेते हैं, भावना में बह कर के किसी को वोट कर देते हैं। जैसे कि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, लोग अथाह वोटिंग करते हैं, देखते नहीं है कि नेता कैसा है, क्या है, कुछ नहीं। बस व्यक्ति फेमस हो गया तो चलो भाई ठीक है, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा 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 हो। चीन में माओ, सोवियत संघ में लेनिन और स्टालिन भी ऐसे ही थे जैसे भारत में नेहरू थे। व्यक्ति पूजा मतलब व्यक्ति विशेष के नाम पर पार्टियां चलने लगती हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तीसरा है दबाव समूह। दबाव समूह भी लोकतंत्र और संविधानवाद को एक तरह से चुनौती प्रस्तुत करते हैं। चौथा है जनसंपर्क मतलब मास कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि पार्टियां ना
मास मीडिया को, किसी चैनल को खरीद लेती हैं, दिखावे के लिए तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर से बात हुआ रहता है भाई, सेटिंग रहता है, खरीद लेती हैं। और वो पार्टी मतलब वो चैनल कभी भी उस पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं दिखाती जो कि दिखाना चाहिए। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था है ना, ये भी लोकतंत्र के समक्ष चुनौती पेश करती है। 5वां है, जिन समाज में जनसाधारण के सरकार जिन समाजों में जनसाधारण के संस्कार रूढ़िवादी या सामंती होते हैं, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की खाप पंचायतों ने जिस तरह से अतिवादी फैसले देते रहते हैं, उससे भी हमारे लोकतंत्र और संविधानवाद के मूल्य के समक्ष चुनौती प्रस्तुत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, तो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे सुधार होगा। 6वां है, गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास। ये सारी चीज़ें भी लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ पेश करती हैं। जैसे कि गरीब और निरक्षर लोग अपने संवैधानिक अधिकारों और दायित्वों को ठीक से जान ही नहीं पाते। ये तो अलग बात है भाई, कोई गरीब है, कोई निरक्षर है, तो उसकी गलती नहीं है ना, वो तो सरकार की गलती है। सरकार अच्छे से शिक्षा व्यवस्था को लागू करे ताकि लोग शिक्षित हों। कोई गरीब है, गरीबी के पीछे भी समाज और देश का अहम भूमिका होती है। इसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में अलग से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गरीब देशों का संवैधानिक तंत्र वहाँ भी कमज़ोर पड़ जाता है जहाँ उन्हें आर्थिक मजबूरियों के कारण विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की दबावपूर्ण नीतियों को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि 1991 में भारत के सामने ऐसी चुनौतियाँ पेश हुई थी, क्योंकि 1991 में हम IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लिए थे, जिसके कारण उनकी शर्तें हमें माननी पड़ी थी। तो वो जो शर्तें लागू करवाते हैं ना, वो हमारे मूल्य के कभी कभी खिलाफ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, खास करके UPSC प्री और अदर स्टेट के PCS में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के बाद, अमेरिकी क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो संवैधानिक राजतंत्र ये तो ब्रिटेन में है, संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटेन में है, तो ये इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के बाद। दूसरा प्रश्न है, संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है? वैसे संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत तो ब्रिटेन से मानी जाती है, लेकिन पूरी तरह से संविधानवाद की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। अमेरिका की क्रांति 1776 में 1776 में हुआ था शायद ना, 1776 में हुआ था। तो वहीं से उसके बाद अमेरिका की संविधान बनी, जो कि भारत की सबसे प्रथम लिखित संविधान है, 1787 में लागू हुई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पहला। आगे पढ़ते हैं, लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ समझना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। हमारे देश में यही व्यवस्था है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जनता सीधे तौर पर शासन नहीं करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी जनसंख्या है, इतना बड़ा भूभाग है, कोई भी मतलब शासन जनता सीधे नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या है। कैसे सबसे एक एक करके पूछेंगे ये होगा, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए। इसीलिए एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित जनसंख्या अपने प्रतिनिधि को भेजती है संसद में कानून बनाने के लिए या लागू करवाने के लिए। इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि, यानी कि जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर शासन में भाग लेती है। यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे भाग लेती है। जैसे कि जनता सीधे तौर पर किसी कानून बनाने के लिए इनिशिएट कर सकती है, पहल कर सकती है, या सरकार जब कोई कानून बनाती है, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो सरकार एक रेफरेंडम करवा लेती है कि ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो इसका प्रारूप क्या होना चाहिए। तो देखिए, स्विट्जरलैंड छोटा है, वहाँ की जनसंख्या छोटी है, तो वहाँ पर करना ये आसान है, लेकिन भारत जैसे देशों में करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा लोकतंत्र के प्रकार में दूसरा देखते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र लगभग 3 प्रकार का होता है।
पहला है एक दलीय लोकतंत्र, जैसे कि पहले यूएसएसआर में था, हालांकि इसका अब तो विघटन हो चुका है, लेकिन एक दलीय प्रणाली पहले वहाँ पर थी। और दूसरा है द्विदलीय लोकतंत्र। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सिर्फ दो ही दल चुनाव लड़ती है और वही बारी बारी से शासन करती है, जैसे कि इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी एक डेमोक्रेट नहीं एक लेबर पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी, दो ही पार्टियां हैं इंग्लैंड में जो बारी बारी से शासन करती हैं। ऐसी ही द्विदलीय लोकतंत्र यूएसए में है। यूएसए में भी दो दल हैं, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक, यही दो ही पार्टियां हैं यूएसए में। और राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो बहुदलीय लोकतंत्र। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। जाहिर सी बात है, इंडिया हर किसी को चुनाव लड़ने का, मतलब हर किसी को नहीं, जो नागरिक है चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है। तो भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है भैया, आओ पार्टी बनाओ जीतो, क्या दिक्कत है। लोकतंत्र के प्रकार में तीसरा जो प्रकार है वो भी इम्पोर्टेंट है, विचारधारा के आधार पर। दो प्रकार का होता है ये, उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा अहम दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि कौन पिछड़ रहा है कौन नहीं पिछड़ रहा है। जबकि समाजवादी लोकतंत्र में ये देखा जाता है कि यार जो पिछड़ रहा है उसको भी आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाए, थोड़ा सा मतलब एक तरह से कल्याणकारी राज्य, लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। जैसे कि हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था में यही होता है ना कि जो किसी भी तरीके से पीछे रह गए हैं उनको थोड़ा बूस्ट किया जाए, थोड़ा आगे किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या है। उसी के बारे में लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदारवाद, जो व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब, इन सब देशों में यही होता है, लिबरल डेमोक्रेसी है। और जो दूसरा डेमोक्रेसी है विचारधारा के आधार पर, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी यानी समाजवाद, इंडिया में यही है। लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते हैं, ठीक है, अर्थात समाज के आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण करना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाज के आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण करना चाहते हैं। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से समाजवाद लाना चाहते थे। समाजवाद, इनका जो समाजवाद था वो मार्क्स के समाजवाद से अलग था, ये हिंसात्मक नहीं था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी इसे भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देश्य घोषित किया गया है। आप लोग शायद कहीं पढ़े होंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारी प्रस्तावना में प्रियम्बल में 3 शब्द नए जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना का सीधा सीधा मतलब है कि वो हमारे संविधान का उद्देश्य है, हमें वहाँ तक अचीव करना है, जो प्रस्तावना में बातें कही गई हैं उसको हमें धीरे धीरे प्राप्त करना है। ये मार्क्सवादियों के हिंसक क्रांति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। मतलब हमारे देश में जो समाजवाद है वो हिंसात्मक नहीं है, वो आराम से, मतलब अहिंसा के माध्यम से समाजवाद लाना चाहता है। सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब सभी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और ऐसे देश में जैसे जहाँ पर ये व्यवस्था होती है, संरचनात्मक भेदभाव तथा सामाजिक न्याय की व्यवस्था होती है। संरचनात्मक भेदभाव का मतलब जैसे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 16 भाग 3 के अनुच्छेद 16 में मूलाधिकार में ये व्यवस्था है। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब होता है आरक्षण, रिजर्वेशन, ताकि जो लोग किसी भी तरीके से पीछे रह गए हैं उनको मौका दिया जाए। और मनरेगा जैसी योजनाएं, जैसे वृद्धा पेंशन, मनरेगा या गरीबी ख़त्म करने के लिए जो बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ये उन सब का उद्देश्य एक ही रहता है, लोक कल्याणकारी योजनाएं सारी रहती हैं और उन सब का मकसद एक ही रहता है, समाजवाद लाना, ठीक है, लोगों का भला करना, कल्याण करना। 1991 के बाद
भारतीय राज्य व्यवस्था उदारवाद और निजीकरण के पक्ष में झुकने लगी। हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि 1991 में हम लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, जिसकी वजह से कुछ शर्तें हमें माननी पड़ी थी। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ झुकने लगी और समाजवाद के जो मूल तत्व होते हैं उससे हम लोग थोड़ा थोड़ा दूसरी तरफ बढ़ने लगे, उदारवाद की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग इस पर व्यंग भी करते हैं कि ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। हालांकि ये सही है, लेकिन हमारी सरकार अभी भी संरचनात्मक भेदभाव या फिर गरीबी ख़त्म करने के लिए या लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। आगे देखते हैं क्या है। आगे इस पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला ऑप्शन इनिशिएटिव, यानी पहल करना। पहल का मतलब होता है कि कोई कानून बनाने के लिए जनता के द्वारा सरकार को सीधा पहल करना कि हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है कि जनता अगर किसी प्रतिनिधि को भेजती है कानून बनाने के लिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर विधायक को, जो भी आप मान लीजिए, तो जनता को रिकॉल यानी कि वापस बुलाने का अधिकार होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। ये भी है स्विट्जरलैंड में, ये भी है स्विट्जरलैंड में। और जनमत संग्रह, रेफरेंडम, जैसे कि सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो वो एक प्रारूप पेश करेगी जनता के सामने कि ये कानून है और क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जनता निर्णय करती है कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये तीनों व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं और ये तीनों ही व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अगर देख लेंगे तो सही रहेगा। इसमें कौन सही है? तो इसमें तीनों ही सही है, ऑप्शन 4। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी GS रिलेटेड। धन्यवाद।